नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। जनता दरबार में लगा शिकायतों का अंबार। सीएम धामी ने सुनी समस्याएं, मौके पर ही शिकायतों का किया निपटारा। उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जताई खुशी। बोले, जनता ने तानाशाही को दिया करारा जवाब। कांग्रेस को जीत दिला, विकास की राजनीति में जताया विश्वास। मंगलौर के नए विधायक काजी निजामुद्दीन ने जताया जनता का आभार। बोले, विकास कार्यों पर रहेगा फोकस। प्रदेश में अग्निवीर योजना को लेकर सियासत तेज। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बयान। बोले, अग्निवीर के नाम पर कांग्रेस जनता को कर रही है भ्रमित। अमरनाथ नंदूरी बनी बद्रीनाथ धाम के प्रभारी रावल। निर्वर्तमान रावल ईश्वर प्रसाद नंदूरी को दी गई है भावभीनी विदाई। बीकेटीसी मुख्यालय कार्यकारी योगेंद्र सिंह ने सौंपा अभिनंदन पत्र। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हल्द्वानी में 2 दिन पहले देवखाड़ी नाले में बहे युवक की तलाश जारी। एसडीआरएफ, पुलिस, नगर निगम की टीम ने संभाला मोर्चा। सिटी मजिस्ट्रेट समेत अन्य अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। काशीपुर में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी डंपर। चालक ने बमुश्किल से बचाई जान। रुड़की में पुलिस को मिली सफलता। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 दर्जन मोटरसाइकिल हुई बरामद। मसूरी में अधिकारियों की लापरवाही। माल रोड बनी पार्किंग जोन। सरकार की ओर से माल रोड व्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर खर्च किए थे 7 करोड़ रुपए। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में आए लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा ऐसी कई शिकायतें भी रहीं जिनका सीएम ने मौके पर ही निस्तारण भी किया। तो वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया है। दोनों ही सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। खुशी की बात है हम सबके लिए, आज कांग्रेस की सीट पूरे महत्वपूर्ण वोटों के साथ आई है। और जो हम बोलते थे बदलाव चाह रहे हैं लोग, ये आपके सामने प्रदर्शन नहीं है, ये आपके सामने पूरा प्रूफ है कि अब बदलाव हो रहा है। लोग कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और उन्हें वोट देके जिता रहे हैं, क्योंकि झूठ से बहुत कम टाइम तक आप छुपा सकते हो सच, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं। मैं बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों प्रत्याशी को बहुत बहुत धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी हमारी झोली में ये 2 सीटें डाली और लोगों का विश्वास हमारे ऊपर ही आ रहा है और आगे आने वाले इलेक्शंस में भी आएगा। इसलिए देखते हुए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। वहीं मंगलौर विधानसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर की जनता का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि अब चुनाव जीतने के बाद मंगलौर का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता है। बाई इलेक्शन हुआ तो हरिद्वार में विधानसभा हुई, वो जीती, और बद्रीनाथ की लोकसभा विधानसभा जीती। तो अब देखने की बात यह है कि ये नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को जनता जवाब दे रही है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है। अब देखेंगे, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे और जन भावनाओं के अनुकूल काम करेंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश की दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह जनपद पर भी अपनी सीट नहीं बचा सके। ऐसे में महेंद्र भट्ट को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। महेंद्र भट्ट जी से जो उनका बयान है उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप अपने गृह जनपद में सीट नहीं बचा पाए। आप दावे करते हैं हम प्रदेश का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। जो केदारनाथ में सोने की चोरी हुई है उसके मामले में आप कुछ नहीं बोले। जो अंकिता भंडारी का इतना बड़ा कांड हुआ उसमें आप कुछ नहीं बोले। तो उधर देहरादून में लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों को अब 9 महीने और आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से स्मार्ट सिटी के काम को 30 जून तक खत्म करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इन कार्यों को 31 मार्च 2025 तक संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी से काम लगभग अंतिम चरण में है। के काम लगभग अंतिम चरण में है। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि स्मार्ट सिटी का मतलब पूरा देहरादून नगर निगम नहीं है। 10 वार्डों में ये काम हो रहे हैं, अधिकांश काम हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमें हालांकि 30 जून तक का समय था, मेरा मानना था कि हम उसे पूरा कर लेंगे, लेकिन अब हमें 31 मार्च 2025 तक का समय भी मिला है। उससे पहले हम काम पूरा करेंगे। तो वहीं देहरादून में समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है। सभी जिलों में वो स्वयं निकाय चुनाव के लिए पार्टी को रूपरेखा तैयार करेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बैठक बाहर आप देख रहे होंगे चल रही है। आज का मेन जो उद्देश्य है, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार जीत हुई है, आज समाजवादी पार्टी पूरे भारत के अंदर तीसरे स्थान पर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है। तो माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को बधाई देते हुए तो वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के नायब रावल अमरनाथ नम्मंदूरी ने प्रभारी मुख्य पुजारी रावल को दायित्व संभाल दिया है। वह बद्रीनाथ धाम के 21वें रावल है। इससे पहले ईश्वर प्रसाद नम्मंदूरी मुख्य रावल और पुजारी थे। वहीं आज सेवानिवृत्त रावल ईश्वर प्रसाद नम्मंदूरी को मंदिर समिति ने भावभीनी विदाई भी दी। बहत्तर घंटे के बाद भी हल्द्वानी के देवखड़ी नाले में बड़े युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं एनडीआरएफ, लोकल प्रशासन, नगर निगम की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। युवक 10 जुलाई की शाम को भारी बारिश के दौरान नाले को पार करने की कोशिश में बह गया था। प्रशासन ने डॉग स्क्वाड की मदद भी ली है, लेकिन अभी भी युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। देखिए ग्राउंड जीरो से संजय प्रसाद की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टेढ़ी पुलिया से लगभग 200 मीटर आगे जो मंदिर के पास जो 10 तारीख को बारिश आई थी रात में, जिसमें एक बाइकर जो रोड पार कर रहा था और नाले में बह गया था, तो वहाँ से लेकर यहाँ टेढ़ी पुलिया तक लगभग 100-150 मीटर तक उसको अच्छे से हमारी टीम ने कल भी सर्च किया था। फिर आज यहाँ पर जो एक जगह पर दो नाले मिल रहे हैं, यहाँ पे लगभग पानी 3 से 4 फीट जमा हो रखा था, तो यहाँ होने की संभावना थी। तो यहाँ प्रशासन के साथ मिलकर जो ये जेसीबी के द्वारा पाइप को इंसर्ट करके जितना पानी था उसको बाहर निकाला गया ताकि वहाँ पे हम उनको सर्च कर सकें। फिर जैसी अभी प्रशासन की मदद से और बाकी सभी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पानी को निकाला गया, तो फिर हमारे एनडीआरएफ के बंदे जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं वो नीचे गए और उन्होंने जो मलबा जहाँ इकट्ठा हो सकता था, जहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उसको अच्छे से सर्च किया। और अभी इस लोकेशन में भी जो व्यक्ति है जो लापता है उसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा।
15 तारीख को नाले में बहे युवक की तलाश आज तीसरे दिन भी जारी है। ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी के वॉकवे मॉल के पास में, जहां वो नाला आके मिलता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एनडीआरएफ अभी इस नाले के अंदर जाके युवक की तलाश कर रही है और एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो पूरा यहाँ नाले को पूरा ड्रेन करके यहाँ से पूरा पानी बाहर निकाल के युवक की तलाश की जा रही है। अंदर की तस्वीरें मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा अंदर की तस्वीरें आप जरूर दिखाएं। ये वो नाला है, अंदर इसकी गहराई आप देख सकते हैं, काफी दूर तक जाने वाला ये नाला है और इसको पूरा इसका पानी खाली करने के बाद इसमें सर्च अभियान चलाया गया। फिलहाल अभी क्या कुछ इसमें हासिल हुआ है ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन फिलहाल इस नाले की अगर स्थिति देखी जाए तो ये नाला बहुत बड़ा नाला है, जो बरसाती नाला है, और इसके साथ ही इसमें जो पानी का फ्लो है वो काफी तेज यहाँ आता है, पूरा भर के। ये नाले की स्थिति आप देख रहे हैं, ये पूरा नाला जो है ये भर के यहाँ बरसात में चलता है और इसकी स्थिति इतनी तीव्र इसमें पानी की स्पीड होती है कि इसमें रुक पाना या खड़ा हो पाना बिल्कुल असंभव सा काम है। अब देखने वाली बात होगी कि युवक की तलाश कब जाके पूरी होती है, लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ और तमाम जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो या पुलिस हो, वो अपने काम में यहाँ लगी हुई है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि युवक की तलाश कब जाके पूरी होती है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल की ओर से लगेज कैरियर फिटनेस और लोकसभा चुनावों के अधियत वाहन संचालकों के भुगतान का मुद्दा उठाया जा रहा है। महासंघ ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से लगेज कैरियर को ले जाए निर्धारित किया जाए, उसमें वाहन में बैठे सवारियों का सामान नहीं आ सकता है। ऐसे में उन्होंने इस वाहन को सवारी क्षमता के अनुरूप करने की मांग की है। अभी डिमांड हमारी क्या है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, कैरियर के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है, हमारा सरासर उत्पीड़न है ये। क्योंकि एक प्रदेश में हमारे दो चीजें लागू करें, दो नियम कहाँ से लागू हो जाते हैं? एससीए में एससीए के नियम लगाइए आप, हम ठीक है मानते हैं। अगर एससीए के नियम लगाते हैं आप दोनों तरफ लगाइए। अब आरटीए एक अपना अलग कह रहा है, दूसरा एसटीए अपना अलग कह रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं बन रही ना कि लगेज कैरियर हमारा कुमाऊं में नहीं चलेगा और गढ़वाल में चल रहा है। सारी चारधाम यात्रा, पूरी दुनिया चारधाम यात्रा में आ रही है, दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ कोई उनको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुमाऊं में सब रोक रहे हैं ना। ये चीज लगेज कैरियर यदि हटा देंगे तो सामान कैसे ले जाएंगे यात्री? तो यही चीजें है ना, ये सरकार के समझ में नहीं आ रही है। तो ये जो ऊपर उच्च पदों पे आसीन है। खटीमा में आई बाढ़ आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं इसको लेकर डीएम ने विभिन्न अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। साथ ही उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान अधिकारियों को बाढ़ के कारण जमा सिल्ट और मलबे को शीघ्र हटाने संबंधी कई निर्देश भी जारी किए। समीक्षा बैठक थी सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में, जो विगत दिनों में बाढ़ दैवीय आपदा आई थी और उसके बाद पानी तो निकल गया है, लेकिन पानी निकलने के बाद जो बीमारियां हैं वो न फैल पाएँ, लोगों को जो राहत वितरण किया जाना है वो बड़े पैमाने पर, उसकी समीक्षा थी। हमने किया है कि इसको अगले 2 दिन में कोशिश करके सब बंटवा दें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, 15,000 14,000 यहाँ है। सितारगंज में भी संख्या थी, वहाँ काफ़ी सीमा तक बट गया है। इसके अलावा जो बिजली के पोल टूटे थे, तार, वो रिस्टोरेशन की क्या पोजीशन है, तो जानकारी मिल गई है कि 90% जहाँ जहाँ पोल टूटे थे रिस्टोर हो गया है। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में बीते दिनों आई बाढ़ आपदा से प्रभावित पीड़ितों को सीएम धामी के निर्देश के बाद मुआवजा दिया जा रहा है। दरअसल स्थानीय प्रशासन की विभिन्न टीमों की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से डोर टू डोर जाकर 5,000 प्रति परिवार के हिसाब से चेक का वितरण किया जा रहा है। सरकार की ओर से सहायता मिलने के बाद पीड़ितों ने सीएम धामी का आभार जताया है। पूरा शहर जो है जलमग्न हो गया था, जिसको लेकर हमारे क्षेत्र में पटवारी जी और ग्राम विकास अधिकारी जी लगे हुए हैं और प्रत्येक घर में डोर टू डोर जाके जिसका नुकसान हुआ हम उन लोगों को चेक वितरित कर रहे हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरे वार्ड वासियों की तरफ से
का यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों का साथ दिया है, तो सभी लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। यूसीसी में कुल 392 अनुच्छेद है। यूसीसी रिपोर्ट की 4 खंडों में तैयार किया गया है। लोग यूसीसी पोर्टल पर जाकर इस रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इसका मकसद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले प्रदेश की जनता यूसीसी रिपोर्ट को पढ़ और समझ सके। यूसीसी रिपोर्ट 4 वॉल्यूम में तैयार की गई है। यूसीसी रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। समान नागरिक संहिता 2024 में कुल 392 अनुच्छेद हैं। यूसीसी की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिलने के बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी देने के साथ ही 7 फरवरी को विधानसभा से इसे पारित किया गया था। यूसीसी रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए इससे संबंधित नियम तैयार करने की जरूरत थी। इसको देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया था। यूसीसी का सफर। यूसीसी के नियम तैयार करने के लिए रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन करने के साथ सरकार ने यूसीसी को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा था। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार ने 12 मार्च 2024 को यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसी के साथ रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यूसीसी को लागू करने के लिए नियम तैयार कर रही है, जो कि लगभग बनकर तैयार हो गया है। 4 खंडों में है यूसीसी की रिपोर्ट। पहला खंड रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी, दूसरा खंड ड्राफ्ट कोड, तीसरे खंड में रिपोर्ट ऑन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और चौथा खंड प्रारूप संहिता पर आधारित। वहीं रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद रिपोर्ट को जनता के साथ साझा नहीं किया जा सका, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू थी, जिसके चलते आज यूसीसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। मुख्य रूप से बात यह है कि जो संहिता उत्तराखंड में की विधानसभा ने पारित की, उसके पीछे जो भी मटेरियल था वो अभी तक पब्लिक नहीं किया जा सका था, लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। तो अब समिति जो रिपोर्ट के वो पार्ट 1 और पार्ट 3, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3, जिसपे कि रिपोर्ट तैयार करने के पीछे किन किन चीजों का ध्यान रखा गया, किन चीजों का अध्ययन किया गया, क्या क्या विचार सामने आए, इन सब का उल्लेख है, उसे सार्वजनिक कर रही है ताकि लोगों की जानकारी में रहे कि भाई जो कोड बना उसके पीछे क्या सोच थी। तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जैसा कि आपने अगर कोड में पढ़ा होगा तो ये व्यवस्था की गई है कि लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण किया जाए। ये भी व्यवस्था की गई है कि 18 से 21 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स को भी इसके बारे में सूचित किया, केवल 18 से 21 साल के बच्चों को। अब जहां तक कि प्राइवेसी, तो दो सवाल उठते हैं भाई, जो लिव करते हैं उनकी प्राइवेसी भंग न हो। तो जहां तक प्राइवेसी की बात है, चाहे वो मैरिज डिवोर्स से संबंधित हो, चाहे लिव इन से संबंधित हो, हम अपना डेटाबेस इस प्रकार से बना रहे हैं कि जो प्राइवेसी लोगों की है वो थर्ड पार्टी को उसकी जानकारी न, उस प्राइवेसी भंग ना हो, थर्ड पार्टी को उसको जानकारी न मिल सके। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी व्यवस्था है, सेक्शन 81J के अंतर्गत उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, उसका भी सम्मान किया जाएगा। तो प्राइवेसी उस प्रकार से तो भंग नहीं होगी। केवल 18 से 21 साल के बच्चों के जो लोग लिव इन में रहेंगे उनके पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। उस पर बहुत विस्तार से समिति में चर्चा हुई थी, बहुत से मामले हमारे सामने आए थे जिसमें कि लड़कियों के विरुद्ध क्राइम घटित हुई थी। उन सबको देखने के बाद एक कमेटी ने अपने विवेक से एक निर्णय लिया है और ये व्यवस्था की है।
ऐसे में जनता यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर यूसीसी के चारों खंडों को पढ़ सकती है। यूसीसी लागू होने से समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी। किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज इस कानून प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की सुरक्षा करेगा यूसीसी। विवाह का पंजीकरण होगा अनिवार्य। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना होगा प्रतिबंधित। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निर्धारित। वैवाहिक दंपत्ति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने और गुजारा भत्ता लेने का होगा अधिकार। पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी बच्चे के माता पिता के पास ही रहेगी। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगेगी। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। नाजायज बच्चों को भी उस दंपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों को समान अधिकार मिलेगा। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार को संरक्षित किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चे को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा। उस बच्चे को जैविक संतान की तरह सभी अधिकार प्राप्त होंगे। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ऐसे में विशेषज्ञ समिति की ओर से राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से ही लोग रिपोर्ट के लिए क्वेरी कर रहे थे। साथ ही आरटीआई के जरिए रिपोर्ट की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए यूसीसी के रूल्स तैयार कर रही कमेटी ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय किया। ऐसे में कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है, जिसे आम जनता वेबसाइट पर जाकर आसानी से पढ़ सकती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।